पिछले लेक्चर में हम लोग रेजिस्टेंस में मोस्टली चीज़ें कवर कर ली थी। अभी थोड़े से जो टॉपिक्स कवर करने को बचे हैं वो आज हो जाएंगे, और बाकी आज एग्जांपल्स कुछ मैं कराऊंगा जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए है। तो अभी और पिछले लेक्चर में कुछ एक चीज़ रह गई थी। मैंने पिछली बार में रेजिस्टिविटी बताई थी, रो इक्वल टू होता है RA/L। इसकी यूनिट रह गई थी, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। हालांकि ये यूनिट सबको पता होती है, यही लिखी जाती है टेक्निकल, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो लिख देते हैं ओम पर मीटर क्यूब भी कभी कभी लिख देते हैं जनरली। हालांकि टेक्निकली ये आपको गलत लगेगी, गलत है भी, क्योंकि ओम मीटर ही होना चाहिए। यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे मीटर आएगा, ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, ओम मीटर बचेगा। लेकिन ये ओम पर मीटर क्यूब इसलिए लिख दिया जाता है क्योंकि मान लिया कोई हमारा 1 क्रॉस सेक्शन एरिया का 1 मीटर स्क्वायर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है किसी मटेरियल का, और उसकी लेंथ भी 1 है, 1 मीटर है, ठीक है। और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका वो भी 1 मीटर स्क्वायर है। तो इस मटेरियल का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वही हमारा रेजिस्टिविटी हो जाएगा। रेजिस्टिविटी इक्वल टू यहाँ पे R हो जाएगा, क्योंकि A भी हमारा 1 हो गया और L भी हमारा 1 हो गया है। इसलिए हम लोग कभी कभी इसको, इसका जो वॉल्यूम 1 हो जाता है, वॉल्यूम इसका 1 मीटर क्यूब हो गया है, तो इसको बोल देते हैं ओम पर मीटर क्यूब, यानी रेजिस्टेंस पर मीटर क्यूब पर यूनिट वॉल्यूम रेजिस्टिविटी के तौर पे हम इसे दिखा देते हैं। जनरली हम ओम पर मीटर क्यूब नहीं यूज करते, लेकिन कभी कभी ये दे दिया जाता है, तो इसलिए इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर हमें ओम पर मीटर क्यूब में दे दिया है तो उसका मतलब भी ओम मीटर ही होता है, ठीक है। और दूसरी चीज थी अल्फा 0 टेम्परेचर कोएफिशिएंट था, इसकी जो यूनिट होती है पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ठीक है। अब हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन। वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन। वोल्टेज डिवीजन में क्या होता है कि अगर हमारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, दैट मीन 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है। टोटल वोल्टेज V है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। और अगर हमारा R1 के क्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 है यहां तक, यहां पे हमारा V2 है R2 के क्रॉस, और V3 है हमारा R3 के क्रॉस। तो हमारे V1 जो वोल्टेज है रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा ही अगर हम वोल्टेज इन सेकंड रेजिस्टेंस निकालेंगे V2, टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस रहता है, अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस जितने भी सीरीज में हैं, क्योंकि वोल्टेज जो हमारा डिवाइड होता है सीरीज रेजिस्टेंस में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, और करंट हमारी सेम रहती है सीरीज में। यहाँ पे आई है, R1 में भी आई होगी, R2 में भी आई होगी, R3 में भी आई रहेगी करंट, और सेम रहेगी। और V3 जो हम निकालेंगे वोल्टेज वो होगा टोटल वोल्टेज V मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब जिस रेजिस्टेंस में हमें वोल्टेज निकालना है टोटल वोल्टेज ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाय द सेम रेजिस्टेंस, अपॉन में रहेगा सारे जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में उनका सम। करंट डिवीजन में क्या होता है, अगर हमारा कोई भी सोर्स है डीसी मानते हैं और उससे टोटल करंट I हमारी फ्लो हो रही है, करंट डिवाइड होती है जब हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं। पैरेलल हमारे वोल्टेज सेम रहता है सभी पे, R1 R2, चलिए 2 में ही लेके देखते हैं, R3 का कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं। अगर R1 में हमारे करंट I1 है, R2 में I2 है, तो I1 की जो वैल्यू होगी, इसमें क्या था हमारा टोटल वोल्टेज जो सेम रेजिस्टेंस होता है अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस होता है। करंट में थोड़ा सा अपोजिट होता है,
टोटल करंट को लेते हैं लेकिन मल्टीप्लाई बाय द अपोजिट रेजिस्टेंस, इट मींस R2 अपॉन R1 प्लस R2। यानी जिस ब्रांच में हमें करंट निकालनी है उस ब्रांच में अगर करंट निकालना है तो टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय जो भी इसके पैरेलल में ब्रांच दूसरी होगी उसका रेजिस्टेंस अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंसेस। I2 अगर निकालनी होगी तो I1 मल्टीप्लाइड बाय R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, क्योंकि हमें I1 R1 में निकालनी थी तो इसका अपोजिट रेजिस्टेंस हो गया हमारा R2 जो कि हमने यहाँ पे ले लिया अपॉन में R1 प्लस R2। जब I2 निकालनी थी तो I2 यहाँ पे अपोजिट ब्रांच हो गई मेरी R1 तो I1 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। लेकिन अगर इसमें हमारे 2, 3, 4, 5 कितने भी रेजिस्टेंस हैं तो हमें ये वोल्टेज डिवाइडर लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। करंट डिवीजन में अगर 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस हो गए हैं, यहां पे अगर हम R3 बढ़ा दें अगर तो हमें समस्या हो जाएगी। समस्या क्या हो जाएगी, अब हम अगर I1 यहां पे निकालेंगे, यहां पे मान लीजिए I3 करंट है R3 में, अगर हमें I1 निकालना है तो I1 निकालने के लिए हमें यहाँ पे 2 ही ब्रांचेस रखनी है, एक तो R1 की ब्रांच जिसमें I1 निकालना है, एक कोई दूसरी ब्रांच रहेगी जो इसके पैरेलल में है। तो इन R2 और R3 जो ये हमारा पूरा ग्रुप बनेगा 2 पैरेलल रेजिस्टेंसेस का, इनका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, इनका हम इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो उसको यहां पे रिप्लेस करेंगे। R इक्विवेलेंट जो कि होगा R2 एंड R3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इट मींस R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3 होगा R इक्विवेलेंट की वैल्यू। इसमें जो करंट आएगी I, मान लिया I नॉट आ रही है, उसके बाद में ही हम I1 निकाल सकते हैं। तब हम I1 निकाल लेंगे, I1 इक्वल टू टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट R, इट मींस R इक्विवेलेंट अपॉन R1 प्लस R इक्विवेलेंट। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि हमें पहले R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। ऐसे अगर हमें R2 में निकालना है जो सेकंड ब्रांच थी रेजिस्टेंस, तो उसमें R1 और R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। R3 निकालना है तो R1 R2 को एक ब्रांच बनानी पड़ेगी, जो कि इसका फाइनल जो आंसर आता है ऐसे निकालने पे I1 आएगा हमारा R2 R3 सॉरी I इंटू R2 R3 अपॉन R1 प्लस R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ऐसे जो I2 निकालेंगे, R2 में हमारा यहाँ पे R2 की जो ब्रांच उसकी बात हो रही है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है, तो यहाँ पे I3 आएगी और यहाँ पे I2 आएगी। I2 निकालेंगे तो टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय R1 एंड R3 हो जाएगा अपॉन में R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ऐसे जब I3 निकालेंगे, I मल्टीप्लाइड बाय R1 R2 डिवाइड में आ जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। इसका मतलब जो हमें करंट निकाल रहे हैं नीचे तो दो मल्टीप्लाइड में रेजिस्टेंस करके सम कर दिया गया है R1 R2 प्लस R2 R3 R1 का, ये तो सभी में कर दिया। ऊपर क्या किया है, जो हमें रेजिस्टेंस निकालना है उसको छोड़ के बाकी दोनों रेजिस्टेंस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है। जो भी अपोजिट आर्म के रेजिस्टेंस है 2 या 3, उनको 2 है तो उनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। चलिए कोई बात नहीं, आप 3 ब्रांचेस का भी याद कर सकते हैं, हो सकता है आप लोगों की मेमोरी अच्छी हो, आप 2 ब्रांच का फार्मूला याद कर ले, 3 ब्रांच का फार्मूला याद कर ले, 4 ब्रांचेस आ जाए, 5 ब्रांचेस आ जाए, तब आप क्या करेंगे, आपको बहुत समस्या हो जाएगी। और एग्जाम में सबसे कीमती चीज होती है होता है टाइम, और इसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। इसके लिए एक दूसरा जो फार्मूला है वो है I1 इक्वल टू टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय सेम ब्रांच कंडक्टेंस अपॉन सम ऑफ कंडक्टेंसेस। सिंपल, यानी कि I टोटल करंट
R1 ब्रांच में कंडक्टेंस क्या होगा, G1, इसका G2 होगा, इसका G3 होगा। तो जैसे कि हमने वोल्टेज डिवाइडर में सेम ब्रांच का रेजिस्टेंस लिया था, करंट डिवाइडर में सेम ब्रांच का कंडक्टेंस लेंगे। ऐसे जब I2 निकालनी होगी तो I इंटू G2 अपॉन G1 प्लस G2 प्लस G3। I3 निकालनी होगी तो I इंटू G3 अपॉन G1 प्लस G2 प्लस G3। ऐसे में 5, 10, 15 कितना भी अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है तो हम लोग सीधे एक इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, जिसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस के थ्रू निकालेंगे बड़े सर्किट में तो हमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इसके बाद में हाँ, G क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस G जो होता है, G से रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टेंस को, ये होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, 1/R। तो R क्या करता है, R करता है किसी भी डायरेक्शन में फ्लो का, चार्ज के फ्लो का या धारा प्रवाह का विरोध करता है, अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है करंट्स को। G क्या करेगा, उसमें सपोर्ट करेगा। इसकी यूनिट हो जाएगी 1 अपॉन ओम या फिर मो, MHO। ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस से रिलेटेड पैरामीटर होता है रेजिस्टिविटी रो, कंडक्टेंस से रिलेटेड जो पैरामीटर है वो है सिग्मा, कंडक्टिविटी, और ये है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इक्वल टू 1 रेजिस्टेंस है, कंडक्टिविटी इक्वल टू हो जाएगा 1 रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, तो इसकी हो जाएगी 1 ओम मीटर, या फिर कह सकते हैं मो पर मीटर। इसे S से भी डिनोट करते हैं, S का मतलब होता है सीमेंस होता है। किसी कंडक्टिविटी मो पर मीटर या फिर सीमेंस में हम लोग शो करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आराम से निकाल सकते हैं करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन करके ब्रांचेस में करंट। इसके बाद में टॉपिक में बचा है हाँ, ओपन सर्किट और शॉर्ट। ये अगर हमारे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, A और B, ठीक है, अगर इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, किसी भी तरीके से ये टच नहीं है आपस में, तो इनके ये इसको हम कहते हैं ओपन सर्किट, और इसका रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब होता है इसमें जो करंट होगी वो 0 होगी। ठीक है। दूसरी चीज, अगर इनको हम A और B को डायरेक्टली किसी वायर से जोड़ दें जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, यानी कि किसी कंडक्टर से जोड़ दें, तो इस कंडीशन को कहते हैं, क्योंकि कंडक्टर जो होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, जो करंट होगी हमारी, जो भी करंट आएगी मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो करेगी। अगर हमारा कहीं पे A और B 2 पॉइंट हैं, ठीक है, शॉर्ट सर्किट भी है और साथ में रेजिस्टेंस भी कोई लगा हुआ है R, ठीक है, तो यहां पे जो भी अगर करंट I आएगी शॉर्ट सर्किट की वजह से, टोटल करंट I इसमें फ्लो होगी, इसमें करंट होगी 0। इसमें जो I आएगी IR इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके। अगर कहीं पे ओपन सर्किट A और B है और यहां पे रेजिस्टेंस R लगा दिया है, पहले तो यहां पे करंट 0 थी, अब जो I आएगी कहां जाएगी, टोटल I रेजिस्टेंस से पास हो जाएगी। जब किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस यूजलेस हो जाता है, वेस्ट, किसी काम का नहीं रहता। ठीक है। अब हम लोग रेजिस्टेंस में जितना भी टॉपिक था सारा का सारा कवर हो चुका है, कोई भी टॉपिक कहीं से भी नहीं बचा है। कोई भी छोटी छोटी बात है, जैसे कि रेजिस्टिविटी की यूनिट के बारे में मैंने डिस्कस किया, कभी कभी ओम पर मीटर क्यूब लिख देते हैं, लेकिन वो टेक्निकली गलत है, लेकिन जनरली उसे लिख देते हैं, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि ज्यादातर रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर ही लिखी जाती है, लेकिन कभी ओम पर मीटर क्यूब लिख दें तो आप उसमें ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है या कुछ और है, ये रेजिस्टिविटी ही है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टिविटी को हम रेजिस्टेंस पर वॉल्यूम
के फॉर्म में डिनोट करते हैं, जिसकी लेंथ यूनिट होगी जिस मटेरियल की और क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट होगा, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी, इसलिए उसे ओम पर मीटर क्यूब बोल देते हैं बस। रेजिस्टेंस और सीरीज पैरेलल तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया ही था। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमको बस, और कुछ नहीं करना है। अगर ये हमारा 1 ओम है, ये 2 ओम है, ओम में ही सारे रेजिस्टेंसेस ओम में हैं। सॉरी, ये पॉइंट ए और बी है। ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो क्या होगा, ए से बी तक देखिए, एक तो ये रेजिस्टेंस है जो डायरेक्टली है, दूसरा एक ये ब्रांच है। सीरीज में कब रेजिस्टेंस होता है, जब दोनों का कोई एक वन एंड पॉइंट सेम हो। ये दो रेजिस्टेंस है, इनका एक ही एंड पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब ये सीरीज में है, तो 1 और 1 सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज में क्या होता है, R = R1 + R2 होता है, तो हमारा 1 और 1 जुड़ के क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2। इन दोनों का टोटल इक्विवेलेंट हो जाएगा 2। तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हम इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया है 2, उससे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ए और बी के बीच में 2 रेजिस्टेंस हो गए, कि ये 2 ओम का है कि ये 2 ओम का है। ये सीरीज में है या पैरेलल में, ये देखना पड़ेगा। इन दोनों के दोनों एंड पॉइंट, पहला ये दूसरा ये, दोनों सेम है। जब दोनों एंड पॉइंट सेम होते हैं तो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाते हैं। तो ये पैरेलल में है, तो फिर क्या क्या करते हैं, 1/R = 1/R1 + 1/R2 हो जाता है। तो 1/2 + 1/2 = 1/1। देन यहां से R = आ जाएगा 1 ओम। तो टोटल इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा ए और बी के बीच में, 2 और 2 का इक्विवेलेंट कंडीशन में जो इक्विवेलेंट निकालेंगे वो आएगा 1 ओम रेजिस्टेंस। जो पूरा हमारा सर्किट था उसका फाइनल रेजिस्टेंस आया है ए बी के बीच में 1 ओम। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं, छोटा सा क्वेश्चन था। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है। ये 4 ओम है, सॉरी, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है। ये ए है, ये बी है। ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो क्या होगा कुछ नहीं, यहां से हम लोग देखते हैं तो यहां पे आ जाता है सबसे पहले। ये 4 ओम और ये 4 ओम, इसमें क्या है, एक पॉइंट सेम है, एक इन पॉइंट सेम है। इसका मतलब क्या होगा, ये सीरीज में होंगे, और सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाती है। तो 4 और 4 का टोटल इक्विवेलेंट क्या आएगा, 4 + 4 8। तो इसको हम इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे 8 ओम से, सिंपल। अब 8 और 4 ओम जो रेजिस्टेंसेस है, दोनों इनके कॉमन है। 4 के भी ये सेकंड इन कॉमन है, फर्स्ट इन भी कॉमन है, तो इनका क्या आ जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/R = 1/8 + 1/4। तो 1/R = आएगा 3/8, देन R = 8/3 आ जाएगा। तो टोटल इन दोनों को भी इनके इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देंगे, 8/3 ओम। अब ए बी के बीच में 3 रेजिस्टेंस हैं, ये दोनों सीरीज में है क्योंकि इनका एक एंड पॉइंट कॉमन है। ये दोनों सीरीज में है क्योंकि इनका एक एंड पॉइंट ये कॉमन है। तो ये तीनों किसमें हो गए, सीरीज में। तीनों सीरीज में होगा, और सीरीज में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या आता है, ए बी के बीच में क्या रेजिस्टेंस आएगा, तीनों का सम 4 + 4 + 8/3, 4 + 4 + 8/3। यहां पे जो भी आएगा इसका आंसर आ जाएगा 16 + 8/3, 48, 56/3 इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल। इसके बाद में जो है रेजिस्टेंस हमारा सर्किट है, टेन 7 4 6 2, ये ए और बी पॉइंट है। ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस बताना है।
टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो हम पहले देखेंगे कौन से सीरीज में कौन से पैरेलल में है। तो यहाँ पे हमने देखा पहले तो 2 और 4 सीरीज में है। सीरीज में कैसे है? क्योंकि इनका एक इन पॉइंट कॉमन है। एक इन पॉइंट कॉमन होता है सीरीज में होते हैं, 2 इन पॉइंट कॉमन है तो पैरेलल में। तो 2 और 4 का टोटल रेजिस्टेंस 2 + 4 = क्या हो जाएगा? 6 ओम। 6 ओम टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 और 2 का, इन दोनों का 4 और 2 का हो गया हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम। 2 + 4 क्योंकि सीरीज में है। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम दोनों है पैरेलल में। कैसे? दोनों का एक इन पॉइंट ये कॉमन है, ये भी इन पॉइंट कॉमन है, दोनों इन पॉइंट कॉमन हो गए तो क्या हो गया? पैरेलल हो गया। पैरेलल में 1/r = 1/6 + 1/6 हो जाएगा। इट मींस 1/3 1/r = r = 3 आ गया। r = 3 आ जाएगा। तो सीधे हम यहाँ पे इन दोनों की जगह पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका रिप्लेस कर देंगे, जो कि हमारा होगा ये 3 ओम का। r = 3 था, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब क्या होगा? 3 और 7 इनका एक पॉइंट एंड पॉइंट कॉमन है, एक सिरा कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा? सीरीज में। 3 और 7 का सीरीज में कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट क्या होगा? r = 3 + 7, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं तो 3 + 7 हो गया 10। तो इनकी जगह पे हम इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पुट कर देंगे 10 ओम 10 ओम। अब a और b के बीच में 2 रेजिस्टेंस हैं और दोनों पैरेलल हैं, 10 ओम एंड 10 ओम, क्योंकि दोनों के 2 इन पॉइंट है, दोनों के एक और दोनों इन कॉमन है। फर्स्ट इन पॉइंट सेकंड इन पॉइंट दोनों कॉमन है, तो 10 और 10 क्या हो गया? पैरेलल। पैरेलल में 1/r क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट 1/10 + 1/10 = 2/10 = 1/5। देन r इक्वल, ये तो 1/r था 5। तो a और b के बीच में जो टोटल इक्विवेलेंट आएगा, जो हमने बड़ा सा सर्किट बनाया था, वो आ जाएगा 5 ओम। ठीक है। हाँ, अब इसमें हम लोगों ने एक चीज देखी, यहाँ पे 6 और 6 जब था तो उसका रेजिस्टेंस आया था टोटल 3। 5 10 और 10 जब 10 और 10 रेजिस्टेंस थे तो पैरेलल में, तो आया था 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 रेजिस्टेंस R एंड R पैरेलल में है, ये पैरेलल का साइन होता है, तो जो R इक्विवेलेंट होगा तुम्हारा वो सीधे हो जाएगा R/2। इफ R एंड R दो सेम रेजिस्टेंस हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा पैरेलल में? R/2। इट मींस अगर दो 10 और 10 के पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 R इक्विवेलेंट। अगर 6 और 6 के हैं तो क्या हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। अगर 8 और 8 पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा, सीधे R/2 हो जाएगा। इसके बाद में एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और मदद करेगा। कितना भी बड़ा सर्किट हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस उसमें आप ये देखिए कि कौन से रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है और कौन से पैरेलल में है, और कुछ नहीं। थ्री ओम all resistances are in ohm। 6 ओम 6 ओम 6 ओम। A एंड B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे? एक तो 3 ओम का है, बाकी ये ब्रांचेस आई हैं जो A से B पे टर्मिनेट हो रही हैं। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कहां से सीरीज और पैरेलल स्टार्ट करना है। यहाँ पे मिल जाएगा पहले, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए 3 और 3 ओम रेजिस्टेंस जो है ये दोनों लेफ्ट साइड में, इनका एक इन पॉइंट कॉमन है, एक सिरा कॉमन है, तो ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में। जैसे सीरीज में होंगे तो इनका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। इन दोनों की जगह पे एक रेजिस्टेंस रख देंगे जो होगा इनका इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट इनका क्या होगा? 3 और 3 सीरीज में, तो सम हो जाएगा 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6 ओम। ओके, नाउ
ये 6 ओम का और ये 6 ओम का दोनों पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए एक एंड पॉइंट ये कॉमन है, दूसरा एंड पॉइंट ये, दोनों एंड पॉइंट इनके कॉमन हो गए तो ये हो जाएंगे पैरेलल में। पैरेलल में हो जाएंगे तो अभी हमने बताया जब दो सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में है 6 एंड 6 तो इनका टोटल इक्विवेलेंट हमेशा 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो इन दोनों का आप लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट निकाल देंगे, सीधे इसकी जगह पे इनका इक्विवेलेंट रख देंगे जो कि हमारा होगा 3 ओम का। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम ये दोनों भी क्या होंगे सीरीज में, क्योंकि इनका एक एंड पॉइंट कॉमन है, एक एंड पॉइंट एक सिरा कॉमन होने से ये 3 हो गए सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 3 = 6 ओम। तो इसकी जगह पे हम इनका इक्विवेलेंट रख देंगे जो कि होगा हमारा 6 ओम। ओके, नाउ दिस 6 ओम एंड दिस 6 ओम ये भी हमारे पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि इनके दोनों एंड पॉइंट कॉमन है 1 और 2 दोनों एंड पॉइंट कॉमन हो गए हैं। तो पैरेलल में है 6 और 6 का क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था हाफ हो जाएगा सीधे, अगर सेम रेजिस्टेंस है तो 3 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इनकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे और वो हमारा होगा 3 ओम का। अब देखिए ये 3 ओम और ये 3 ओम ये भी सीरीज में होगा फिर से, क्योंकि इनका एक एंड पॉइंट ये कॉमन है। तो 3 और 3 का जो सीरीज निकालेंगे वो हो जाएगा इन दोनों का सम, और जो भी होगा 3 + 3 = 6 ओम। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम ये दोनों पैरेलल फिर से हो गए क्योंकि इनका दोनों एंड पॉइंट कॉमन है। और 6 अगर पैरेलल है, दो रेजिस्टेंस सेम है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीधे उनमें से जो भी हमारा रेजिस्टेंस है उसका हाफ हो जाएगा, इस R/2 हो जाता है। तो ये 6 और 6 का सॉरी हाफ हो जाएगा 3 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम ये दोनों हो गए हमारे सीरीज में क्योंकि इनका एक एंड पॉइंट कॉमन है। तो 3 और 3 का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होगा, सीरीज में सम हो जाता है रेजिस्टेंस, तो 3 + 3 = 6 हो जाएगा। इट मींस ये हो गया हमारा 6 ओम। अब देखिए ए और बी के बीच में दो रेजिस्टेंस है 3 और 6 और दोनों हो गए पैरेलल में क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस के दोनों एंड पॉइंट कॉमन है। तो 6 और 3 का रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे निकालेंगे, 1/r = 1/6 + 1/3 equals 3/6 1/r equals 1/2 देन r इक्वल्स आ जाएगा 2 ओम फाइनल आंसर। तो ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा एक रेजिस्टेंस जो कि होगा 2 ओम का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम लोगों ने नॉर्मल सर्किट पे सीख लिए हैं, अब कुछ स्पेशल सर्किट है उसके लिए निकालना सीखते हैं। ये जो सर्किट बना रहे हैं ये आपके अभी जब लोग थ्योरम्स पढ़ेंगे थेवेनिन और नॉर्टन, उसमें थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हैं और नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालते हैं, आरटीएच एंड आरएन। आरटीएच थेवेनिन रेजिस्टेंस, आरएन नॉर्टन रेजिस्टेंस, दोनों में ही हालांकि होते सेम ही है बस नाम अलग कर देते हैं। तो इस सर्किट में जब भी आरटीएच निकालना होगा या आरएन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे ये बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सर्किट है। अगर ये 10 ओम का रेजिस्टेंस मान लीजिए, बीच में बनाते हैं इसको, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ये 2 ये 4 ये 6 एंड ये 12, ये टोटल अगर हमारा V दिया है या चलिए V दिया है भी मान लेते हैं, तो हमें ये पॉइंट A और B है, ये तो B था, A और B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस बताना है। यानी कि यहां से हमें ये V को अगर हटा देते हैं तो यहां से हमें टोटल रेजिस्टेंस बताना है कितना होगा इसका। तो इसको रेजिस्टेंस निकालने के लिए अगर इस टाइप से है तो आप लोग को ये दिख रहा होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि अगर ब्रिज हमारा बैलेंस्ड है तो हमारी जो ये दोनों कॉर्नर्स जो मिलाते हैं अपोजिट कॉर्नर्स, तो उस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, अगर ब्रिज बैलेंस चेक कैसे करते हैं, 2/4 = 6/12, 1/2 = 1/2, ये दोनों अगर सेम आ गए हैं तो इसका मतलब ये ब्रिज हमारा बैलेंस है। या फिर 4 × 6 = 12 × 2, 24 दोनों का आंसर है, 4 × 6 एंड 12 × 2, तो ये भी 24 है, भी 24 है, इक्वल है। तो ये ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है
तो इसमें क्या होगा, जब हम दो अपोजिट कॉर्नर पे वोल्टेज देंगे तो बाकी दो अपोजिट कॉर्नर्स के बीच में जो भी रेजिस्टेंस या जो भी लगा हो, गैल्वेनोमीटर लगा हो या रेजिस्टेंस लगा हो, उसमें करंट हमारी फ्लो नहीं होगी। करंट इस ब्रांच में आई क्या हो जाएगी, I इक्वल टू दिस ब्रांच में हो जाएगी 0, नो करंट इस ब्रांच में। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा, मैंने आपको बताया था जब दो ए और बी ओपन सर्किट होते हैं, ओपन सर्किट, तब यहां पे हमारी R इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, I इक्वल टू 0 होता है। यहां पे I 0 का मतलब क्या हो गया, ओपन सर्किट। तो इस ब्रांच में करंट हमारी हो जाएगी 0 और ये रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा बेकार, क्योंकि यहां पे कोई करंट फ्लो होगी नहीं बैलेंस कंडीशन में। अब इसमें बैलेंस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होगी तो ये हो जाएगा हमारा ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा यूजलेस, तो ये रेजिस्टेंस हमारा बेकार हो गया, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अब ये ब्रांच शो करेगी हमें। जब ये रेजिस्टेंस हमारा ओपन हो गया, हमारा सर्किट हो गया सिंपल, पहले से सिंपल हो गया, क्योंकि अब 2 और 6 जो हो जाएंगे हमारे सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज में क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ये जो पॉइंट है दोनों रेजिस्टेंस का वन एंड पॉइंट कॉमन हो गया है, एंड 4 और 12 ये दोनों रेजिस्टेंसेस भी सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि ये जो इनका वन एंड पॉइंट दोनों का है ये कॉमन हो गया है। तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे निकाल लेंगे आराम से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऊपर हम 2 और 6 का सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे, R1 प्लस R2 2 प्लस 6 इक्वल टू 8 ओम। नीचे 4 और 12 का सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे, इट मींस 4 प्लस 12 इक्वल टू 16 ओम। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 8 and 16 आर इन पैरेलल। 8 and 16 आर इन पैरेलल, इट मींस बिकॉज ऑफ बोथ इन पॉइंट 8 और 16 के जो दोनों इन पॉइंट्स हैं वो दोनों कॉमन है। जब दो रेजिस्टेंसेस के दोनों इन पॉइंट कॉमन होते हैं तो वो पैरेलल हो जाते हैं। तो 8 और 16 का पैरेलल निकाल लेंगे, 1/r इक्वल टू 1/8 प्लस 1/16 इक्वल्स 3/16, देन r इक्वल्स 16/3। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ए एंड बी 16/3। ए एंड बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 16/3 आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, अंतर दोनों चीजों में देखिएगा बस। अगर ये दोनों पॉइंट अगर सी और डी हाईलाइट कर लें, अभी क्या हो गया हमारा बैलेंस ब्रिज हो गया। इस कंडीशन में हमारा ये जो कॉर्नर ब्रांच है, डायगोनल ब्रांच है, इसमें रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया है, इनफाइनाइट, क्योंकि करंट इसमें हो गई है बिकॉज ऑफ I इक्वल टू 0। अब अगर हम C और D हमारी ब्रांचेस मान लीजिए अगर शॉर्ट सर्किटेड हैं, दैट इज शॉर्ट सर्किटेड क्या होता है, अगर दो पॉइंट शॉर्ट सर्किटेड हैं तो वो डायरेक्टली बाय एक कंडक्टर से, लो रेजिस्टेंस के कंडक्टर से, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है उससे कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा C और D ब्रांच हमारी शॉर्ट सर्किटेड हो गई। शॉर्ट सर्किट केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू 0 होता है एंड करंट होती है I मैक्स, जो भी आएगी I फुल इसमें जाएगी। इस कंडीशन में C और D का जो वोल्टेज होगा V एट C एंड V एट D, पोटेंशियल या वोल्टेज एट पॉइंट C एंड एट पॉइंट D इक्वल्स 0। इसका मतलब है C एंड D विल बी सेम, C एंड D पॉइंट सेम हो जाएंगे। अब इस सर्किट को हम कैसे बना सकते हैं, ये हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमारा 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमारा 6 का है, ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा इस साइड में ए पॉइंट है।
ए एंड बी के बीच हमें टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना था। तो अब सी और डी अगर सेम पॉइंट हो गए तो ये सी और डी दोनों ही सेम पॉइंट हो जाएंगे। अब इस कंडीशन में क्या होगा, 2 और 4 ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, 6 और 12 ये दोनों भी पैरेलल में हो जाएंगे। पैरेलल में हो गए, ये पॉइंट ये है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख देंगे, ये पॉइंट सी एंड डी होगा। और यहाँ पे 6 और 12 का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख देंगे। 2 और 4 का क्या होगा, 1/2 + 1/4 1/r1 इक्वल्स देन 3/4 देन r1 इक्वल्स 4/3 तो ये हो जाएगा 4/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/r2 इक्वल्स 1/6 + 1/12 इट मीन्स 3/12 1/r2 देन r2 इक्वल्स 4 ये 4 ओम आ गया। ए एंड बी के बीच में आप देखिए एक इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया 4/3 और 6 और 12 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया है 4। इन दोनों को हम क्या कर देंगे सीरीज में, क्योंकि इनका जो एक एंड पॉइंट है वो कॉमन है। तो अब इन दोनों को हम सम कर देंगे, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा, वो होगा 4 + 4/3 इट मींस 16/3। अब ये हम लोग देखें, जब हम लोग अगर यहाँ पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस एक लगा हुआ था जब, तो यहाँ पे एक बैलेंस स्विच बन गया था और ये हमारी ब्रांच नेग्लेक्ट हो गई थी, वहां पे करंट 0 रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ले लिया था। अगर हमारा दोनों पॉइंट डायगोनल के हमारे शॉर्ट सर्किटेड हो जाते हैं तो इस तरीके से हम निकालेंगे, तब हमारा ये दोनों जो रेजिस्टेंसेस है वन साइड के पैरेलल में हो जाएंगे, अनदर साइड के भी दोनों पैरेलल में हो जाएंगे और टोटल सीरीज में हो जाएंगे दोनों। इसका यूज होता कहाँ है, इसका यूज होता है जब हम लोग थेवेनिन एंड नॉर्टन्स लगाते हैं और यहाँ पे हमारा कोई सोर्स दिया होता है V और यहाँ पे अगर हमारा लोड लगा हो RL, तो हम लोग थेवेनिन नॉर्टन में क्या करते हैं कि जो हमारा लोड है उसको ओपन करके और जो ये ओपन पॉइंट्स आए हैं यानी कि C एंड D मान लिया हो गया ना, इसके बीच में रेजिस्टेंस निकालते हैं। यही हमारा RTH होता है या कहें RN नॉर्टन रेजिस्टेंस होता है। लोड टर्मिनल को ओपन करके लोड से जो भी हम देखेंगे सर्किट का रेजिस्टेंस आएगा, वही हमारा टोटल रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस या नॉर्टन रेजिस्टेंस होता है। लेकिन उस कंडीशन में जो भी हमारे सोर्सेस होते हैं उन्हें हमें हटाना पड़ता है। तो अगर वोल्टेज सोर्स होता है तो हमारा शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है। तो ये जो हमने ये सेकंड वाला केस बताया है इस तरीके से निकल आएगा, क्योंकि उस कंडीशन में ए बी यहाँ पे आ जाएगा ना शॉर्ट सर्किटेड में। और अगर यहाँ पे करंट सोर्स लगा हुआ मान लीजिए ऐसे, तो करंट सोर्सेस हमेशा जब हटाते हैं तो वो ओपन हो जाता है। ओपन अगर ऐसे हो गया तो जो हमारी पिछली कंडीशन थी इससे पहले जो ओपन सर्किट डायगोनल था उस तरीके से हम यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप से। अब एक हमारा क्वेश्चन है काफी ठीक है, ये पॉइंट ए नहीं मानते हैं यहाँ पे, ए यहां पे मान लेते हैं, बी यहां पे मान लेते हैं। ठीक है, और ये सर्किट चाहे तो नोट कर लीजिएगा फॉर एग्जांपल्स, जो भी मैंने एग्जांपल्स बताए हैं ये सारे सर्किट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आगे आपको काम आएंगे। ये 2 2 3 3 6 एंड 6। ठीक है, ये मान लीजिए 10 एंड 10 ओम के लगे हुए हैं। ए एंड बी के बीच में हमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, कितना होगा। इस कंडीशन में देखिए आप, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है।
ऐसे सर्किट को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल सर्किट, सिमेट्रिकल का मतलब है लेफ्ट एंड राइट हाफ दोनों ही सेम है, मिरर इमेज है। यहां से देखिए, अगर आप यहां पे मिरर इमेज बनाए इसकी तो यही आएगी सेम। तो अब सिमेट्रिकल सर्किट हो गया है। सिमेट्रिकल सर्किट में ये ऐसा होता है कि जो हमारी डायगोनल ब्रांच होती है, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन में होता है, डायगोनल ब्रांच के रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं। तो ये हमारा सर्किट सिमेट्रिकल है, तो इसमें भी जो 10 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये बेकार हो जाएंगे, तो इनको हटा देंगे। बस यही इनका कंसेप्ट था। अब 10 ओम के रेजिस्टेंस हटा दिए, अब हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अब क्या होगा, 2 एंड 2 ओम के जो है वो सीरीज में हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ इनका 1 एंड पॉइंट कॉमन है। 3 एंड 3 ओम के भी सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि इनका भी 1 एंड पॉइंट कॉमन है। 6 एंड 6 ओम के भी सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि इनका 1 एंड पॉइंट कॉमन है। तो ये जो सर्किट हो जाएगा, एक तो ये मान लीजिए 2 एंड 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 2 + 2 4 ओम, ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। एक 3 एंड 3 का सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जो कि होगा 3 + 3 = 6 ओम। एक 6 एंड 6 का सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जो होगा 3 + 6 = 12 ओम। अब ए और बी के बीच में 3 रेजिस्टेंसेस है, 4, 6 एंड 12 ओम के। ये तीनों ही पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि इन तीनों के ही दोनों एंड पॉइंट्स कॉमन है। इसके भी दोनों एंड पॉइंट, इसके और इसके, तीनों के ही दोनों एंड पॉइंट कॉमन है, तो ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो ए बी के बीच में 1/r जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, 1/4 + 1/6 + 1/12। तो इसका हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे 12 भी ले ले तो 3 to 7, ठीक है। 1/r जो आया इक्विवेलेंट ए बी का वो आया 1/7/12। देन r कितना आ जाएगा, r बिटवीन a एंड b इक्वल्स आ जाएगा 12/7 ओम। दिस इज द आंसर। ये अब मैंने सारे तरीके के रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना आपको बता दिया है। कोई भी ऐसा तरीका नहीं बचा या स्पेशल केस नहीं बचा है जो बताने को रह गया। एक और हम बताते हैं, जो कि हमारा होगा स्टार डेल्टा कन्वर्जन पे बेस्ड होगा। अगर ये हमारा ए है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं, 30, 30 और 30 ओम्स। ये हमारा बी पॉइंट है, ये 10 ओम्स है, ये 60 ओम्स है, ये 30 ओम्स है, ठीक है। ये हमारा ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम देख रहे हैं तो हमें कुछ भी सीरीज और पैरेलल नहीं दिख रहा है। अगर सीरीज पैरेलल कोई दिखता तो हम उसे कर लेते। इसमें हमें दिख क्या रहा है, एक तो ये पोर्शन है, ये हमारा डेल्टा पोर्शन दिख रहा है, यहां पे भी हमें एक डेल्टा पोर्शन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों डेल्टा पोर्शन को, इसको डी मान लेते हैं, इसको एफ एंड जी मान लेते हैं। इन दोनों पोर्शन को डेल्टा से किसमें, स्टार में कन्वर्ट कर लेंगे। डेल्टा से स्टार कन्वर्जन कर लेंगे, जैसे कि हमारा दोनों वाला निकाल लेते हैं हम। ये पॉइंट ए है, यहाँ पे ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए एंड बी हमारा जो दे रखा है वो ये है, पॉइंट ए ये है, एफ ये है, एंड ये है हमारा जी पॉइंट। 30, 30 एंड 30। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, पॉइंट वैसे रखते हैं ए एफ एंड जी, बस एक स्टार में न्यूट्रल पॉइंट बढ़ता है, और उस न्यूट्रल पॉइंट से तीनों पॉइंट्स के बीच में एक एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। अब इस फिगर की जगह हम ये फिगर रिप्लेस कर देंगे पूरा का पूरा। बस इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या होंगी मैंने बताई थी। अगर हमें ए पॉइंट का रेजिस्टेंस आर ए निकालना है, ए पॉइंट से जो भी हमारा रेजिस्टेंस आएगा आर ए मानते हैं अगर इसे,
तो आर ए की वैल्यू क्या होगी? अगर ये आर ए है, ये आर एफ है और ये आर जी है, अगर तो आर ए की वैल्यू यहां पे क्या होगी? आर इक्वल्स ए पॉइंट के पास में जो भी दोनों रेजिस्टेंसेस हैं, अगर हम डेल्टा को स्टार कन्वर्ट कर रहे हैं तो 30 एंड 30 है, तो 30 इंटू 30 हो जाएगा। यहाँ पे 30 इंटू 30 आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि तीनों सेम है। अगर डिफरेंट होते हैं तो ए पॉइंट पे जो दो ब्रांचेस आ रही हैं वो दोनों रेजिस्टेंस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाते हैं डेल्टा में, अपॉन में तीनों रेजिस्टेंस का सम हो जाता है, यानी कि 30 प्लस 30 प्लस 30। ये आंसर हमारा आ जाएगा 900 अपॉन 90। 0 0 कट हो गया, 9 से जाएगा 10 इक्वल्स 10 ओम का ये आ गया, यानी कि ये हमारा 10 आ गया। ऐसे ही जब हम आर एफ निकालेंगे, आर एफ में एफ पॉइंट पे ये दोनों ब्रांचेस आ रही हैं, ये भी 30 इंटू 30 हो जाएगा, यानी कि ये अपॉन में 30 प्लस 30 प्लस 30, यानी कि इसका आंसर भी 10 आएगा, और इसका भी सेम तरीके से निकालेंगे 10 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एफ पॉइंट है, ये जी पॉइंट है। अब इसके आगे क्या? अब इसको हम इसके लिए रिप्लेस कर देंगे। ए एफ एंड जी है, एफ के आगे हमारा ये देखिए 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये वाला, और नीचे जी के बाद में 10 ओम का लगा हुआ है, ये भी 10 ओम का लगा लिया। अब ये पॉइंट हो गया डी, ये पॉइंट हो गया ई, और ये पॉइंट हो गया बी। अब यहां भी डेल्टा से स्टार बनाएंगे तो एक कॉमन पॉइंट हमने ये ले लिया, यहां से बी के बीच में एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, एक ई के बीच में हो जाएगा और एक डी के बीच में हो जाएगा। इन तीनों की वैल्यू हमें निकालनी है। मान लिया अगर ये आर बी है, ये वाला आर ई है और ये वाला आर डी है, तो आर बी की वैल्यू क्या होगी? आर बी इक्वल्स होगा पॉइंट बी पे जो दो ब्रांचेस मिल रही हैं ये दोनों, इट मींस 60 इंटू 60 हो जाएगा, अपॉन में सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, जो भी तीन रेजिस्टेंस है तीनों का सम, इट मींस 60 प्लस 60 प्लस 60 इक्वल्स 6 6 36 0 0 अपॉन 180 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 आ जाएगा। इट मींस आरबी आ गया 20 ओम्स, तो इसकी वैल्यू आ गई 20। सॉरी, ऐसे ही अगर हम आर डी निकालेंगे तो डी पॉइंट पे जो भी दो ब्रांचेस मिल रही हैं ये दोनों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ऐसे ही, अपॉन में तीनों का सम, उसका भी आंसर जो आएगा यहाँ पे 20 आएगा, क्योंकि तीनों ब्रांचेस सेम है, और आर ई भी निकालेंगे सेम तो 20 हो जाएगा, आर ई भी 20 हो गया। अब देखिए हमारा जो ऊपर वाला सर्किट है वो हमने स्टार डेल्टा कन्वर्जन से नीचे वाले सर्किट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसमें फायदा क्या हुआ हमें? हालांकि सर्किट देख के आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, सीरीज और पैरेलल देख सकते हैं, अभी तक हम नहीं देख पा रहे हैं। अब देखिए, अब हम ए और बी के बीच में देखना है, ये है, अब ये 10 ओम का, ये 10 ओम का और ये 20 ओम का, ये तीनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे? सीरीज में, क्योंकि देखिए 10 और 10 का भी ये एक इन पॉइंट कॉमन है, इस 20 और 10 का भी एक इन पॉइंट कॉमन है, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे। नीचे देखिए ये 10 ओम का आरजी और ये 10 ओम का ये भी जी पॉइंट पे कॉमन है, दोनों का इन पॉइंट पे ये सीरीज में हो जाएंगे, और ये 10 और ये 20 इनका भी एक इन पॉइंट कॉमन है, तो ये भी हमारा सीरीज में जाएगा। मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस ऊपर सीरीज में हो जाएंगे, ये तीनों रेजिस्टेंस नीचे सीरीज में हो जाएंगे। तो इसको जब हम बनाएंगे, सर्किट नोट कर लिया होगा आपने, इसको मिटा देते हैं। ये ए पॉइंट था, ये हमारा आया था 10 ओम का। हाँ, इसके बाद में जो ऊपर तीन रेजिस्टेंस है, ये जो तीनों रेजिस्टेंस है 10 10 एंड 20 ओम के, इनका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 20 इक्वल टू 40, क्योंकि ये सीरीज में है। नीचे भी 10 10 और 20 का क्या हो जाएगा? 40, क्योंकि तीनों सीरीज में है। आर भी 20 था। अब हमारा 40 एंड 40 ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि इनके दोनों एंड पॉइंट, एक ये एंड पॉइंट और एक ये वाला एंड पॉइंट है, एक ये वाला एंड पॉइंट है, दोनों कॉमन है। तो ये 40 एंड 40 के रेजिस्टेंसेस जो हो जाएंगे पैरेलल में हो जाएंगे। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा? 20। ये मैंने बताया था, जब भी दो सेम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है
डिवाइड बाई 2 हो जाता है। इसमें अगर R और R पैरेलल में है तो टोटल रेजिस्टेंस R बाई 2 हो जाएगा। तो 40 है तो टोटल रेजिस्टेंस 40 बाई 2 हो जाएगा। इसको निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, क्योंकि 1 बाई 40 होगा प्लस 1 बाई 40 होगा 1 बाई R इक्वल्स, तो 1 बाई R इक्वल्स 2 बाई 40 हो जाएगा 20, 1 बाई R इक्वल्स 1 बाई 20, R इक्वल्स 20 आ गया। तो अब इन दोनों पॉइंट पे हम क्या करेंगे, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस आया है 40 और 40 का, वो हम यहाँ पे 20 ओम का लगा देंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, क्योंकि ये 40 और 40 का हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस था। अब देखिए ए और बी के बीच में 3 रेजिस्टेंसेस आ गए हैं, 10 ओम 20 ओम एंड 20 ओम। तीनों ही सीरीज में है। सीरीज में क्यों है, क्योंकि 10 और 20 का 1 एंड पॉइंट कॉमन है और इस 20 का 1 एंड पॉइंट कॉमन है। ठीक है, तो तीनों ही हमारे ए और बी के बीच में क्या हो गए सीरीज में, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 50 ओम्स। फाइनल आंसर। ठीक है, ये तो हमारा रेजिस्टेंस का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। जितना भी जो कुछ भी था हर जगह से कंप्लीट करा दिया गया है, कहीं से भी कुछ भी नहीं बचा है। अगर कहीं पे कोई ऐसी चीज थी भी जो मिल सकती थी वो भी कलेक्ट करके आपको बता दी गई है। तो अब हमें लगता है आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है रेजिस्टेंस पे। आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए। जो भी अगर कोई इशू आ रहा है प्रैक्टिस में या कुछ भी कोई भी इशू आ रहा है तो आपको एक ईमेल मैंने बताई थी, स्पीड अप फॉर कैरियर @gmail.com। अपनी प्रॉब्लम अपना इशू जो भी है इस पे मेल पे आप मेल करेंगे, आपको संडे को इसका रिस्पांस मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।